साक्ष्य अधिनियम, इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो कहां पे बात होनी थी? सेक्शन 94। जो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या है? 91। 94 हम शुरू करें। इस पहले एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लें कि 94 और 95 यानी पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 91 और 92, ये जिस सिद्धांत को अपने में समाहित करती है, उस सिद्धांत का नाम क्या है? कि सबसे अच्छा साक्ष्य ये न्यायालय में दिया जाएगा। और यह सिद्धांत केवल इन्हीं धाराओं में है, यह भी नहीं है, बल्कि यही सिद्धांत पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसकी धारा 64 वहां भी दिया है, और नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 64 के स्थान पर शायद 60, बाकी बेयर जब भी हम कोट कर रहे हैं आप मिला ही लेंगे, ये हम लगातार कहते हैं, वहां दिया गया है। और वो क्या कहता है कि एतस्मिन् पश्चात वर्णित अगर स्थितियां हैं तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा दस्तावेजों की अंतर्वस्तु ये प्राथमिक साक्ष्य से ही साबित की जाएगी। तो वहां भी इस नियम को स्थान मिला है कि सबसे अच्छा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष यह दिया जाए, और इन धाराओं में यहां भी इस बात को स्थान मिला है कि सबसे अच्छा साक्ष्य यह न्यायालय के समक्ष दिया जाए। जो यह बात कहने का ढंग है इन धाराओं में, वो कहने का ढंग ये है कि जब भी किसी संविदा के निबंधन यह संपत्ति का अनुदान, यह संपत्ति का अन्य व्यय, ठीक है, संपत्ति का जो डिस्पोजल है, यह संपत्ति का अनुदान है, यह संविदा के निबंधन है, अगर इनको लेखबद्ध किया गया है, चाहे विधि की अपेक्षा के मुताबिक लेखबद्ध किया गया हो या विधि की अपेक्षा के बिना लेखबद्ध किया गया हो, तो जब भी संविदा के निबंधन क्या थे इसे बताने की स्थिति आएगी, या यूं कहें कि संविदा की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनका साक्ष्य, उनका सबूत देने की स्थिति आए, या किसी संपत्ति का अनुदान किन शर्तों पर हुआ था उन शर्तों का, ठीक है, एविडेंस ये देने की स्थिति आए, या किसी अन्य संपत्ति का डिस्पोजल किसी अन्य प्रकार से हुआ था, ठीक है, अन्य प्रकार डिस्पोजल के कौन कौन से? पट्टा है, बंधक है, ये संपत्ति के डिस्पोजल के अन्य प्रकार हैं। संपत्ति का कोई डिस्पोजल अनुदान के अलावा किसी भी अन्य प्रकार से हुआ था, ठीक है, तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जिन पर संपत्ति का डिस्पोजल हुआ था अगर साबित करने की जरूरत पड़े, अर्थात उनका सबूत किसी न्यायालय के समक्ष देने की जरूरत पड़े, तो उस दस्तावेज को ही जिसे इन टर्म्स एंड कंडीशंस को उल्लिखित करके तैयार किया गया है, उस दस्तावेज को ही इन टर्म्स एंड कंडीशंस के सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। इन टर्म्स एंड कंडीशन के संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य ये नहीं दिया जाएगा। अगर एक बात बोले तो इस संबंध में बोली जा सकती है कि संविदा के निबंधन अगर ये लेखबद्ध किए गए, चाहे विधि की अपेक्षा के मुताबिक और चाहे विधि की अपेक्षा के बिना, अगर संविदा के निबंधनों का साक्ष्य किसी न्यायालय के समक्ष देने की जरूरत आन पड़ी है तो फिर संविदा के निबंधनों का साक्ष्य हमेशा उस दस्तावेज के माध्यम से ही दिया जाएगा
जिस दस्तावेज को संविदा के निबंधनों को लिखकर तैयार किया गया है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि संपत्ति का अनुदान या संपत्ति का अन्य व्यय, इसे करने के लिए जो संविदा होगी वह संविदा का ही एक विशेष प्रकार है। संविदाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो संपत्ति के व्ययन से संबंधित न हो, लेकिन संपत्ति का व्ययन है तो संविदा से ही होगा। ठीक है, सामान्यतः यद्यपि संपत्ति का व्ययन वसीयत उससे भी हो सकता है, संपत्ति का व्ययन कानून के मुताबिक यानी उत्तराधिकार उससे भी हो सकता है, लेकिन एक जनरल कानून यह है, एक सामान्य नियम यह है कि संपत्ति का व्ययन यह संविदा के माध्यम इसी से होता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 91 और 92 और नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 94 और 95 ये कहता है कि संविदाएं चाहे वे संपत्ति के व्ययन से संबंधित हों और चाहे अन्य प्रकार की हों, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर साबित करने की जरूरत है तो फिर उनका टर्म्स एंड कंडीशन केवल और केवल उस दस्तावेज से ही साबित किया जाएगा जिस दस्तावेज में उन टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखा गया है, चाहे विधि की अपेक्षा के मुताबिक और चाहे विधि की अपेक्षा के बिना। चूंकि लिख लिया गया तो लिखा हुआ पेश किया जाए, यानी टर्म्स एंड कंडीशन का प्राथमिक साक्ष्य यह प्रस्तुत किया जाए। यद्यपि साक्ष्य दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग एविडेंस एक्ट अब तो काफी दिन हो गए, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी तथ्य का दो प्रकार का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, या यूं कहें किसी भी तथ्य के अस्तित्व को न्यायालय के समक्ष दो प्रकार के साक्ष्य को देकर साबित किया जा सकता है। एक उस तथ्य की उपस्थिति या उस तथ्य के अस्तित्व के संबंध में मौखिक साक्ष्य देकर, और दूसरा उस तथ्य के अस्तित्व को अगर किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु में उल्लिखित कर दिया गया है तो उस दस्तावेज की अंतर्वस्तु का या तो प्राथमिक या द्वितीयक यह साक्ष्य देकर। लेकिन चूंकि इंडियन एविडेंस एक्ट कंप्लीट है, इसे हम खंडों में नहीं बांट सकते। तो जब खंडों में नहीं बांट सकते तो सीधी बात है, अगर आप मौखिक साक्ष्य देंगे किसी भी तथ्य के अस्तित्व का, तो आपको मौखिक साक्ष्य को देने से संबंधित जो नियम है उनका पालन करना होगा। और वे नियम पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है, धारा 60 में दिए, और नए में कहा दिया तदनुसार आप ढूंढ लेंगे, क्योंकि वो कोई बहुत कठिन बात नहीं है, आप ढूंढ लेंगे आराम से कि मौखिक साक्ष्य को देने से संबंधित जो नियम है वो नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहा दिए हैं, देखे जा सकते। और नियम क्या है? नियम है कि वही व्यक्ति मौखिक साक्ष्य देगा जो मौखिक साक्ष्य से संबंधित तथ्य की उपस्थिति के संबंध में व्यक्तिगत ज्ञान रखता है। और किसी भी तथ्य की उपस्थिति के संबंध में आपके ज्ञान को व्यक्तिगत कहा जाता है जब आप उस तथ्य की उपस्थिति स्वयं अपनी इंद्रियों से ज्ञात करते हैं, तब यह कहा जाता है आपको उस तथ्य की उपस्थिति का व्यक्तिगत ज्ञान है। और जब आप किसी भी तथ्य की उपस्थिति अर्थात किसी भी तथ्य के अस्तित्व का दस्तावेजी साक्ष्य दे रहे हैं, और दस्तावेजी साक्ष्य आप देंगे ही तब जब उस तथ्य की उपस्थिति या उस तथ्य का अस्तित्व किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु में उल्लिखित हो गया, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम फिर पालन करना पड़ेगा।
और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहेगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहेगा कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक, और फिर आगे कहेगा कि प्रत्येक दशा में प्राथमिक, ठीक है, प्रत्येक दशा में दस्तावेज की अंतर्वस्तु का साक्ष्य प्राथमिक ही दिया जाएगा, ठीक है। द्वितीयक केवल तब जब विशेष प्रकार की स्थितियां मौजूद हो, अदरवाइज नहीं। और ये किसी भी तथ्य के अस्तित्व के संबंध में यह बात कही गई है कि कोई भी तथ्य अपने अस्तित्व के संबंध में अगर किसी दस्तावेज इसको उल्लिखित करता है, या यूं कहें कोई भी तथ्य अगर अपने अस्तित्व को किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु में वर्णित हुआ देखा जाता है, तो फिर उस दस्तावेज की, ठीक है, अंतर्वस्तु को ही उस तथ्य के साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। और दस्तावेज की अंतर्वस्तु को कैसे पेश करेंगे? स्वयं दस्तावेज पेश करके, और स्वयं दस्तावेज का पेश किया जाना यह प्राथमिक साक्ष्य कहलाता है। तो ये किसी भी तथ्य के संबंध में, किसी भी तथ्य, अर्थात अगर ये तथ्य है कि क्या का ने खा का अपमान किया और का उसने खा के प्रति जो अपमानजनक तथ्य कहे वे किसी दस्तावेज में छिपे हुए हैं, तो दस्तावेज ही लाना पड़ेगा। लेकिन 94 और 95 एक विशेष तथ्य का उल्लेख कर रही हैं, बस इतना सा ही फर्क है और कोई बात नहीं। क्योंकि संविदा ये आर्थिक प्रगति का आधार है, संविदा देश के आर्थिक स्थायित्व का आधार है, संविदा व्यापार का आधार है, संविदा शांति का आधार है, तब जबकि संविदा संपत्ति के व्ययन से संबंधित हो, संपत्ति के पीछे कत्ल हो जाते हैं। इसलिए विशेष तौर पर संविदा से संबंधित बातों के लिए या संविदा से संबंधित शर्तों के लिए अलग से 94 और 95 बनाई है। अगर ना होती है तो भी सामान्य कानून से काम चल जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बात होती है उसे अलग से कहने की परंपरा है, और इस परंपरा का निर्वहन हम सामान्य दिनों में भी करते हैं। हम लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट बात होती है उसे अलग से उल्लिखित करते हैं। जब आप उत्तर लिखते हो तो जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो आप अंडरलाइन करते हो, उसे हेडिंग के तौर पर प्रदर्शित करते हो। यह सामान्य मानवीय बुद्धि की परंपरा है जो यहां भी दिखाई दे रही है। एक सीधी बात आ गई कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु ये किसी भी तथ्य के अस्तित्व को उल्लिखित करती हो, वो तथ्य मानहानि से संबंधित हो, वो तथ्य आत्महत्या के कारण से संबंधित हो, वो तथ्य किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। अगर किसी तथ्य का अस्तित्व किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु में है तो दस्तावेज की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य से ही साबित होगी। अर्थात जब कभी उस तथ्य के अस्तित्व का सबूत आप देना चाहोगे जो किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु में है, तो आपको वह दस्तावेज स्वयं जिस दस्तावेज की अंतर्वस्तु में वह तथ्य उल्लिखित हुआ है उस दस्तावेज को स्वयं न्यायालय के समक्ष देना पड़ेगा। इसके अलावा चारा कोई नहीं, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। और अगर आप मौखिक साक्ष्य उस तथ्य के अस्तित्व के संबंध में देना चाहते हो तो पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि आप उस तथ्य के अस्तित्व का द्वितीयक साक्ष्य ये देने के लिए कानूनन अलाउड हो।
क्योंकि मौखिक साक्ष्य जो किसी दस्तावेज के अंतर वस्तु के बारे में है, ये आप जानते हैं वो द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में आने वाला साक्ष्य है। और दस्तावेजों के संबंध में यह दस्तावेजों के अंतर वस्तु के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य तभी दिया जा सकता है जबकि वे शर्तें जो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 65 में अंतर्विष्ट हैं वे संतुष्ट हो गई हों, अन्यथा नहीं। लेकिन 94 और 95 स्पेसिफिकली संविदाओं से संबंध रख रहे हैं, सीधे सीधे कह रही हैं संविदाएं, इनके निबंधन और फिर संविदाओं के विशेष प्रकार का उल्लेख और स्पेसिफिकली कर रही हैं। वे संविदाएं जो संपत्ति के अनुदान से संबंधित हैं, वे संविदाएं जो संपत्ति के अन्य व्ययन से संबंधित हैं, अर्थात जो संपत्ति के अनुदान से नहीं लेकिन संपत्ति के अन्य व्ययनों के प्रकार से संबंधित हैं। क्यों? ये संविदाएं जो संपत्ति के अनुदान अथवा संपत्ति के व्यय से संबंधित हैं, ये समाज में शांति का आधार है और स्वयं संविदा समाज की आर्थिक प्रगति का आधार है। इसलिए संविदाओं की शर्तों का साबित किया जाना विश्वसनीय, ठीक है, तरीके से स्थापित होना चाहिए। या यूं कहें कि संविदाओं की शर्तें विश्वसनीय और निश्चयात्मक तरीके से ही साबित होनी चाहिए। यही समाज के हित में है। इसलिए स्पेसिफिकली सेक्शन 94 और 95 बनाया और यह कह दिया कि अगर संविदा इसके निबंधनों को साबित करना है, यह संपत्ति के अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन को साबित करना है, तो सिर्फ और सिर्फ उस दस्तावेज को पेश करना पड़ेगा जिस दस्तावेज को विधि की अपेक्षा के मुताबिक या अपने मन से, यानी विधि की अपेक्षा के बिना आपके द्वारा तैयार कर लिया गया। लेकिन चूंकि दस्तावेज है तो फिर दस्तावेज ही लाइए। उन शर्तों के बारे में मौखिक साक्ष्य अग्राह्य रहेगा, केवल उसी दशा में ग्राह्य होगा जबकि दस्तावेज ये उपलब्ध ही ना हो, अर्थात आप ये साबित कर दें कि वे स्थितियां मौजूद हैं जिनमें आप दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए कानूनन अनुज्ञात हैं, तब मौखिक साक्ष्य दस्तावेज की अंतर्वस्तु का आप दे सकेंगे। क्योंकि दस्तावेज की अंतर्वस्तु का मौखिक साक्ष्य ये द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में ही होता है। और उन दशाओं में जबकि दस्तावेज है ही नहीं, द्वितीयक साक्ष्य अर्थात मौखिक साक्ष्य का अनुज्ञात किया जाना, अलाउड किया जाना ठीक भी है। क्योंकि वही बात कि संविदाएं देश की आर्थिक प्रगति का आधार है, संविदाएं समाज में शांति का आधार है। इसलिए अगर हुई है संविदाएं वाकई या नहीं हुई है, जो भी स्थिति है, अगर प्राथमिक साक्ष्य उसका उपलब्ध नहीं है तो फिर जैसा भी साक्ष्य उपलब्ध है उसको न्यायालय के समक्ष आना ही चाहिए ताकि समाज में स्थायी शांति और समाज में स्थायी प्रगति की, ठीक है, इसको स्थापित किया जा सके। अब सेक्शन 94 को देखें क्या कहता है। कहता है जबकि किसी संविदा के अनुदान, जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबंधन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए। थोड़ी सी भाषा इन्होंने पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अपेक्षा बदल दी है। वहां भाषा यह थी कि विधि की अपेक्षा के मुताबिक या विधि की अपेक्षा के बिना लेखबद्ध कर लिए गए हों, लेकिन जो कुछ इन्होंने भाषा बदली है उसका प्रभाव वही है। क्योंकि भाषा क्या कह रही है? भाषा कहती है कि जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबंधन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए तथा उन सब दशाओं में
जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए। ऐसी संविदा अनुदान या संपत्ति के अन्य व्यय के निबंधनों के या ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय या उन दशाओं में जिनमें एतस्मिन पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है, उसकी अंतर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय कोई भी अन्य साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो अर्थ तो वही है कि आपने अपनी इच्छा से लेखबद्ध रूप में संविदा की है, यद्यपि विधि की अपेक्षा वैसी नहीं है, लेकिन नॉर्मली लोग कांटेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, लेखबद्ध स्वरूप में कर ही लेते हैं। जो नया किराएदारी अधिनियम आया है, इस नए किराएदारी अधिनियम में तो ये कहा है कि लिखित रूप में किराएदारी की संविदा ये होनी चाहिए, लेकिन जो पुराना किराएदारी अधिनियम था उसमें इस ढंग की कोई जरूरत थी नहीं। तो विधि के, लेकिन फिर भी जो किरायानामा था वो पहले भी लोग लिख लेते थे, तो पहले जो लिखते थे अपने मन से लिख लेते थे। अब अगर आपने किरायानामा लिखा तो है तो वो संपत्ति का अन्य व्यय, ठीक है, और वो आपने अपनी इच्छा से विधि की अपेक्षा के बिना लेखबद्ध स्वरूप में कर लिया। आज आप वही किरायानामा विधि की अपेक्षा के मुताबिक लिख रहे हैं, आज भी, ठीक है, वो संपत्ति का बयान ही है, क्योंकि किरायानामा एक निश्चित किराए तक की, ठीक है, धनराशि इसके संबंध में ही लिखा जाता है। यानी किसी संपत्ति, कोई भी संपत्ति है, उसका किराया 5,000 रुपए महीना, 4,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना, जितना भी हो, यदि है तो किरायानामा लिखा जाएगा। ऐसा कानून निर्धारित कर सकता है, उससे ऊपर है, जितना कानून ने निर्धारित किया कि इस सीमा तक किरायानामा, उससे ऊपर है, तब क्या किया जाएगा, पट्टा विलेख ये लिखा जाएगा, क्योंकि पट्टा अंततः, ठीक है, किराए की संविदा है, या यूं कहें किराए की संविदा अंततः पट्टा है। ये यूं कह लें कि पट्टों का विशेष प्रकार जिसमें भाटक की रकम कानून द्वारा स्वयं निर्धारित कर दी जाती है, वे संविदाएं पट्टे की होते हुए भी किराए की संविदाएं कही जाने लगती हैं, अन्यथा वे पट्टे की संविदाएं कही जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप पट्टे की संविदा करो या विक्रय की संविदा करो, तो हम लोगों ने टीपीए पढ़ा है, विक्रय की संविदा आप करो तो 100 रुपए से कम की संपत्ति अगर विक्रय हो रही है तो अलिखित संविदा इसके माध्यम से भी हो सकती है, लेकिन आपने उसको भी लिखित कर लिया तो मना तो नहीं है। तो विधि की अपेक्षा के बिना आपने संपत्ति के अनुदान या संपत्ति के व्यय से संबंधित संविदा लेखबद्ध स्वरूप में कर ली, लेकिन 100 रुपया या उससे ऊपर इसकी संपत्ति है तो फिर तो लेखबद्ध स्वरूप में करनी ही करनी है। तो स्थिति कोई हो, चाहे विधि की अपेक्षा के मुताबिक और चाहे विधि की अपेक्षा के बिना, आपने कोई संविदा ये लेखबद्ध स्वरूप में की है, अर्थात संविदा के निबंधन ये किसी दस्तावेज में उल्लिखित कर लिए हैं। अब दो तथ्य, एक संविदा हुई थी, यह भी एक तथ्य है भाई, ये भी तो एक तथ्य है, क्योंकि संविदा अगर हुई थी तभी तो उल्लिखित हुई। अगर संविदा हुई ही नहीं और तुम उल्लिखित किए घूम रहे हो तो वह फर्जी पेपर है। ठीक है, वह संविदा के निबंधनों को अंतर्विष्ट करने वाला पेपर है, यह कैसे कहा जाए? ये तो तभी है ना जब संविदा पहले हुई। तो जब कभी
सेक्शन 94 ये निर्देश दे रहा है, और पुराने समय में सेक्शन 91 ये निर्देश दे रहा था कि जब कभी संविदा के होने के तथ्य को साबित करना हो, और संविदा हुई किन निबंधनों पर थी, इसको साबित करना हो, तो भले ही संविदा के होने का तथ्य या उसके निबंधन विधि की अपेक्षा के मुताबिक या विधि की अपेक्षा के बिना लेखबद्ध कर लिए गए हों, तो हमेशा उस दस्तावेज को ही न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा जो संविदा के निबंधनों को अपने में उल्लिखित कर रहा है, अपने में समाहित कर रहा है। आप मौखिक तौर पर उसका साक्ष्य नहीं देंगे, यानी संविदा के होने के तथ्य का और संविदा के निबंधनों का मौखिक साक्ष्य आप नहीं देंगे, लेकिन यह भी यूनिवर्सल रूल नहीं है, क्योंकि दस्तावेज हो सकता उपलब्ध ही ना हो, दस्तावेज उपलब्ध ना हो लेकिन किसी ने उस दस्तावेज को पढ़ा हो, वो हो। तो चूंकि संविदाएं, हमने पहले भी कहा, शांति का और प्रगति का आधार है, इसलिए अगर उनके होने का या न होने का तथ्य किसी के साक्ष्य के आधार पर निर्धारित हो सकता है, तो जो बेस्ट पॉसिबल साक्ष्य है वो न्यायालय के समक्ष आना चाहिए। तो अगर दस्तावेज उपलब्ध है तो दस्तावेज, नहीं है तो मौखिक साक्ष्य। और 94, 95 न भी हो तो भी काम चलेगा, तो भी काम चलेगा, क्योंकि सीधे कहा कि दस्तावेजों के अंतर्वस्तु, चाहे वह किसी भी तथ्य, ठीक है, चाहे वह किसी भी तथ्य से संबंधित हो, अर्थात दस्तावेजों के अंतर्वस्तु में चाहे किसी भी तथ्य का उल्लेख हो गया हो, दस्तावेजों के अंतर्वस्तु इसका साक्ष्य या तो प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य के रूप में न्यायालय में दिया जा सकता है। तो अगर अलग से ये धाराएं न भी हो तो भी काम चलेगा, लेकिन क्योंकि बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज से संबंध रख रही है, संविदाओं का होना या संविदाओं का न होना अपने में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इस बात को अलग से उल्लिखित किया गया है। न भी किया जाता तो भी काम चलता है, ठीक है, लेकिन हर बात उसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, बात बेवकूफी के साथ नहीं की जा सकती, ठीक है, बात हमेशा ठीक से की जाएगी। एक हमने पहले जब उदाहरणों पर हम बात कर रहे थे, हमने कहा था कि विधि की अखंडनीय उपधारणाएं हैं, लेकिन अखंडनीय इसका मतलब यह नहीं है कि वे खंडित ही नहीं हो सकती, जैसे अजमानती अपराध का मतलब यह नहीं है कि जमानत नहीं होगी, ठीक है, विधि की अखंडनीय उपधारणाएं हैं, लेकिन उनका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वे खंडित नहीं हो सकती। उनका मतलब सिर्फ इतना कि जब तक खंडित न की जाए तब तक न्यायालय वैसा ही मानेगा जैसा मानने का उसे विधायी निर्देश जो मिला हुआ है, उससे विपरीत कुछ नहीं मानेगा। और विधि की अखंडनीय जो उपधारणाएं निर्मित की गई हैं, वे इसलिए निर्मित की गई कि 90% ये उपधारणाएं जिन तथ्यों से संबंधित हैं वे तथ्य उसी रूप में मौजूद होते हैं जिस रूप में उन्हें उपधारित करने का निर्देश ये विधायिका के द्वारा न्यायालय को दिया गया है। एक्सेप्शनली कभी ऐसा हो कि वे तथ्य उस रूप में मौजूद न हो जिस रूप में उन्हें उपधारित करने का निर्देश विधायिका के द्वारा न्यायालय को मिला है, ये एक्सेप्शनली तो हो सकता है, जनरली नहीं। और जब जनरली होगा नहीं वैसा, ठीक है, एक्सेप्शनली होगा, तो एक्सेप्शनली जो चीज होगी, ठीक है, उसे साबित करने का निर्देश देना, यानी उपधारणाओं, अगर उपधारणाएं न हो, ठीक है ना, तो वे तथ्य जिनको उपधारित करने का निर्देश मिला है साबित करने होंगे उस पक्षकार को,
जो पक्षकार ये चाहता है कि उन तथ्यों का अस्तित्व न्यायालय माने। अगर उद्धारित न हो वे तथ्य तो उस पक्षकार को साबित करने पड़ेंगे। तो चूंकि 90% वे तथ्य अस्तित्व में होते ही हैं जिनको उद्धारित करने का विधायी निर्देश न्यायालय को मिला है, तो उनको साबित करने की अपेक्षा उस पक्षकार से करना, अर्थात उपधारित न करने का निर्देश न्यायालय को देना, यह समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यह समय की बर्बादी है, क्योंकि सामान्य तौर पर अगर किसी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कोई पेश कर रहा है तो ठीक ही होती है। समाज में अभी इतना अंधेर गर्दी नहीं आई कि लोग सर्टिफाइड कॉपी जनरली फर्जी बनाए, एक्सेप्शनली बनाते हैं। तो अखंडनीय उद्धारणा का मतलब सिर्फ उतना ही है कि तब तक साबित मानेंगे जब तक ना साबित ना हो जाए। ये बात हमने आपको प्रिजम्पशंस पढ़ाते समय कही थी। ठीक है, वही बात हम फिर दोहरा रहे हैं कि यहां भी विधायिका ने, क्योंकि कुछ स्थितियां अगर हैं तो अन्य प्रकार की स्थितियां होती ही हैं, इस बात को मान्यता दी है। ऊपर उन्होंने कहा है कि संविदा के निबंधन, संपत्ति के व्ययन और संपत्ति के अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन, यह संविदा का ही एक प्रकार है। यानी मोटे तौर पर कहें तो ऊपर जो कुछ कहा उसके मुताबिक यह आ जाता है कि संविदा के होने का तथ्य या संविदा के निबंधन, इन्हें साबित करना है तो प्राथमिक साक्ष्य लाइए, अर्थात वो दस्तावेज स्वयं लाइए। अगर मौखिक साक्ष्य देना चाहते तो साबित करिए कि आप द्वितीय साक्ष्य देने के योग्य हैं। लेकिन अगर संविदा नियोजन से संबंधित है, और नियोजन भी कैसा, लोक सेवा से संबंधित, ठीक है, यानी व्यक्ति ने लोक सेवक के तौर पर काम किया है, तो नियोजन की संविदा है। व्यक्ति ने लोक सेवक के तौर पर काम किया है तो भले ही उस व्यक्ति की नियुक्ति लिखित रूप से हुई थी, केवल इतना साक्ष्य देकर कि उसने लोक सेवक के तौर पर काम किया है, इसका मौखिक साक्ष्य अगर कोई देता है कि मिस्टर ए ने डीएम शाहजहांपुर के रूप में काम किया, तो यह मान लिया जाएगा कि मिस्टर ए को डीएम शाहजहांपुर नियुक्त किया गया था, भले ही लिखित आदेश से नियुक्त किया गया था और वो लिखित आदेश न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ। होता है, बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जिनका विचारण जिला मजिस्ट्रेट की, ठीक है, लिखित अनुमति इसी से हो सकता है। आपने पढ़ा था सीआरपीसी 195, 196, 196, 197, 198, पुरानी सीआरपीसी कोट कर रहे हैं। वहां था कि कुछ प्रकार के अपराध हैं जिनका अभियोजन कुछ सरकारी अधिकारियों की पूर्व अनुमति उसी से होगा। अब वो अनुमति रखी न्यायालय के समक्ष और ये कहा जा रहा है ये अमुक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति है, वो अमुक सरकारी अधिकारी की अनुमति ये है, और नाम पड़ा राम भरोसे जिला मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर। ठीक है, साक्षी खड़ा होकर कह रहा कि राम भरोसे जिला मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर की कुर्सी पर बैठे थे, तब जाकर हमने ये परमिशन ली। अब राम भरोसे का नियुक्ति पत्र न्यायालय में नहीं आया है, लेकिन न्यायालय ये मानेगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर ये मानवीय अनुभव है, बैठ ही नहीं पाएगा कोई। ठीक है, अब ये साबित करना कि राम भरोसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे सुसंगत समय पर, यह समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। इसलिए यहां पर कुछ एक्सेप्शन स्वीकार किए हैं उन्होंने। क्या कहा, जबकि विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि किसी लोक ऑफिसर की नियुक्ति लिखित रूप में हो, और जब यह दर्शित किया गया है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे ऑफिसर के नाते काम किया है, तब उस लेख का जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेट, क्योंकि न्यायालयीन काम ठीक ढंग से होते हैं, न्यायालय
फर्जी कुछ नहीं करता। ये ठीक है कि न्यायालय ने निर्णय पारित ना किया हो, लोग फर्जी निर्णय बना लेते हैं, ये सही है। लेकिन अगर किसी न्यायालय के द्वारा किसी वसीयत के संबंध में प्रोबेट जारी किया गया है, प्रोबेट, हमने आपसे कहा था कि वसीयत अगर अचल संपत्ति के संबंध में है तो आपको डिक्लेरेशन कराना पड़ेगा कि हम अमुक संपत्ति के मालिक हैं, उस संपत्ति के जो अचल संपत्ति के तौर पर वसीयत में उल्लिखित है। यदि आपके मालिकाना हक को वसीयत के आधार पर कोई नहीं मान रहा होगा तो, और चल संपत्ति अगर वसीयत आपको दे रही है तो प्रोबेट जारी कराना पड़ेगा, और प्रोबेट में न्यायालय ये जांच करेगा कि वह वसीयत जिसके आधार पर आप चल संपत्ति का दावा कर रहे हो वह असली है भी या नहीं, ये देखेगा। तो अगर प्रोबेट जारी हो गया तो प्रोबेट वसीयत असली साबित होने के बाद ही जारी हुआ होगा, और चूंकि प्रोबेट न्यायालय द्वारा जारी किया गया, न्यायालय इन काम ठीक से हुआ, तो वसीयत का अस्तित्व अगर कहीं प्रश्नगत हो जाता है कि कोई वसीयत है या नहीं, तो वसीयत के अस्तित्व को उस प्रोबेट से साबित किया जा सकता है जो प्रोबेट न्यायालय के द्वारा उस वसीयत के संबंध में जारी की गई। उस वसीयत को लाना जरूरी नहीं होगा। कहता है जिन विलों को भारत में प्रोबेट मिला है वे प्रोबेट द्वारा साबित की जा सकेंगी। ठीक है, कहता है ये धारा उन दशाओं को जिनमें निर्दिष्ट संविदाएं, अनुदान या संपत्ति के व्यय एक ही दस्तावेज में अंतर्विष्ट हैं तथा उन दशाओं को जिनमें वे एक से अधिक दस्तावेजों में अंतर्विष्ट हैं समान रूप से लागू हैं। हमने अपनी सारी संपत्ति आपको दान कर दी है। हमारी संपत्ति में एक बाग, एक मकान, एक दुकान, एक, ठीक है, खेत, ये सब शामिल है, और ये अन्य अलग अलग स्थानों पर स्थित है। और हमने अपनी संपूर्ण संपत्ति आपको दान करने के लिए 4 बैनामे अलग अलग लिखे, तो चारों मूल रूप से आपको प्रस्तुत करने होंगे, क्योंकि हमारी सारी संपत्ति 4 मूल दस्तावेजों में उल्लिखित है। एक ही में उल्लिखित हो सकती, तो चाहे एक में उल्लिखित हो और चाहे 4 में। संविदा या संपत्ति का अनुदान या संपत्ति का अन्य व्यय या उसके होने का तथ्य, अगर ये आप साबित करना चाहते हो और ये बातें एक दस्तावेज में उल्लिखित तो भी ये बात लागू, अनेक दस्तावेजों में उल्लिखित है तब भी ये बात लागू। आगे कहता है जहां एक से अधिक मूल है वहां केवल एक मूल साबित करना पर्याप्त है। जब मूल ही एक से अधिक है तो एक साबित कर दीजिए। जैसे उसने कहा था ना, जैसे फोटो चित्रण, शिला मुद्रण आदि में होता है, तो अगर एक से अधिक मूल है तो एक साबित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहता इस धारा में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न तथ्य का किसी भी दस्तावेज में कथन उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रमाण नहीं करेगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट है और यही आपसे पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका जो उदाहरण है वो दृष्टांत घा और दृष्टांत वहां, इसका उदाहरण है। आपको जो एग्जाम में रखा मिलेगा वो दृष्टांत घा रखा मिलेगा या दृष्टांत वहां रखा मिलेगा। दृष्टांत घा क्या कह रहा है? कह रहा खासे कतिपय निबंधनों पर का नील के परिधान के लिए लिखित संविदा करता है। का ने क्या किया? खासे नील के सप्लाई के लिए, नील की सप्लाई के लिए लिखित संविदा किया। ठीक है, अब 2 बातें, संविदा के होने का तथ्य यह साबित करना है, यह संविदा के निबंधन साबित करने हैं। ठीक, तो मौखिक साक्ष्य नहीं, क्योंकि लिखित संविदा हुई तो लिखित संविदा यही पेश की जाएगी। ठीक, अगर मौखिक देना चाहते तो आप ये साबित करें कि आप द्वितीय साक्ष्य देने के लिए एलिजिबल है। ठीक, लेकिन 2 तथ्यों के अलावा अगर किसी अन्य तथ्य का उल्लेख भी उस संविदा में हुआ है तो उस अन्य तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। यह 94 में नहीं लिखा है। 94 क्या लिखता है? संविदा के होने का तथ्य, ठीक है, और संविदा के निबंधन, 2 ही बातें तो हैं। अगर कुछ और भी लिखा है संविदा में
तो उस तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है, उस तथ्य के बारे में दिया जा सकता है। अर्थात वो लिखा जरूर है संविदा में, लेकिन दूसरा पक्ष ये कह सकता है कि ये झूठ इन्होंने लिख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, उस तथ्य के बारे में, अर्थात उस तथ्य के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व दोनों के बारे में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। खाने या यूं कहें काने खासे नील के सप्लाई के लिए लिखित संविदा की है। काहे के लिए? नील की सप्लाई के लिए। नील किस मूल्य पर सप्लाई होगा, किस दिन सप्लाई होगा, ठीक है, संविदा हम दोनों के बीच हुई है, अर्थात संविदा के होने का तथ्य, इसका सबूत अगर देना है तो वो लिखित संविदा ही देनी है, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस संविदा में यह भी लिखा है खाने कि इससे पहले भी साल भर पहले इन्होंने हमसे 10 कुंटल नील लिया था जिसके पैसे अभी तक नहीं दिए, अब इस तथ्य का इस संविदा से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे भाई 1 साल पहले हुई होगी कोई संविदा, ठीक है, अब विवाद हो गया। खाने जब का से पैसे मांगे या काने खा से पैसे मांगे, विश्व जैसा भी हो, वो कहता है वो जो 10 कुंटल नील हमने दिया था जिसके पैसे तुमने नहीं दिए, वो इसमें एडजस्ट होंगे। अब वो कहता है दूसरा पक्ष की ऐसी कोई बात ही नहीं, 10 साल पहले हमने कोई नील तुमसे लिया ही नहीं था जो तुमने फर्जी लिख लिया और हमने विश्वास पे केवल साइन कर दिया। ठीक है, तो इस तथ्य के न होने के संबंध में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा, क्योंकि इस तथ्य का कोई संबंध न तो संविदा के निबंधनों से है और न संविदा के होने के तथ्य से है। इसके संबंध में मौखिक साक्ष्य अनुमित रहेगा, यही कह रहा है वो। खासे कतिपय निबंधनों पर का नील के परिधान के लिए लिखित संविदा करता है। संविदा इस तथ्य का वर्णन करती है कि खाने का को किसी अन्य अवसर पर मौखिक रूप से संविदाकृत अन्य नील का मूल्य चुकाया था। मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है कि अन्य नील के लिए कोई संदाय नहीं किया गया, साक्ष्य ग्राह्य है, क्योंकि वर्तमान संविदा के निबंधनों या वर्तमान संविदा के होने के तथ्य से इस साक्ष्य का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, कहता खा द्वारा दिए गए धन की रसीद खा को का देता है। धन क्या पता किस बारे में दिया गया, संविदा के अंतर्गत धन ये थोड़ी दिया गया, धन दिया गया। धन का संविदा के अंतर्गत दिया जाना और धन का दिया जाना दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, कहता खा द्वारा दिए गए धन की रसीद खा को का देता है। संदाय करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है, ये साक्ष्य राय। अरे भाई धन का दिया जाना ये रसीद में उल्लिखित है, तो धन संविदा के अंतर्गत दिया गया ये थोड़ी है। मौखिक साक्ष्य कब नहीं दिया जा सकता? संविदा के निबंधन, ठीक है, या संविदा के होने का तथ्य। तो धन का दिया जाना, धन के देने की रसीद दी गई, रसीद नहीं मिल रही। ठीक है, रसीद न मिलने की दशा में धन के संदाय का मौखिक साक्ष्य कि भाई हमारे सामने इन्हें दिए थे पैसे इन्हें, इसका मौखिक साक्ष्य ग्राह्य है, क्योंकि रसीद ये संविदा से संबंधित नहीं है। केवल जो मना है वो संविदा के होने का तथ्य और संविदा के निबंधन, दो चीजें मना, इसका कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। और ये सामान्य नियम का विस्तार ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये न भी हो तो भी काम चलेगा, लेकिन चूंकि संविदाएं इतनी इंपॉर्टेंट चीज हैं कि उनके बारे में अलग से प्रोविजन करना ये उचित समझा गया, इसलिए यहां पर प्रोविजन किया गया है। शेष बात हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।